एक जमाने का जिक्र है। एक खूबसूरत सी प्रिंसेस बड़े से महल में रहा करती थी। एक दिन उसके महाराजा डैडी ने उसे सालगिरह के दिन सोने की एक बॉल दी। सालगिरह मुबारक हो मेरी बेटी। शुक्रिया डैडी। प्रिंसेस को ये सोने की बॉल बहुत पसंद थी। वो सारा वक्त इस बॉल के साथ खेलने में गुजार देती थी। एक दिन वो अपनी बॉल लेकर बाहर गई और उसके साथ खेलना शुरू हो गई। प्रिंसेस बॉल से खेलते खेलते एक स्विमिंग पूल में जा पहुंची। वो बॉल को इतनी तेज उछालने लगी कि थोड़ी ही देर बाद वो बॉल को कैच ही नहीं कर पा रही थी और बॉल नीचे गिर के जाने लगी। मेरी बॉल। प्रिंसेस अपनी गोल्डन बॉल को पकड़ने जा रही थी, लेकिन वो बॉल रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार बॉल की रफ्तार हल्की हुई और वो स्विमिंग पूल में चली गई। अरे नहीं। प्रिंसेस स्विमिंग पूल के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। मेरी खूबसूरत सुनहरी बॉल, मैं उसे कैसे वापस लाऊं? अचानक उसको एक आवाज सुनाई दी। ये मेरी प्यारी शहजादी क्यों रो रही है? प्रिंसेस ने आसपास देखा, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि ये आवाज आ कहां से रही है। जब उसने करीब में देखा तो उसने देखा कि उसके बराबर में एक मेंढक खड़ा है जो उसकी तरफ देख रहा है। मेंढक प्रिंसेस की तरफ कूदा और उससे ये सवाल किया, क्या हुआ मेरी प्यारी शहजादी, तुम क्यों रो रही हो? प्रिंसेस बहुत हैरान हो गई जब उसने बोलते हुए मेंढक को देखा। बोलने वाला मेंढक, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता मेरी शहजादी, इसमें क्या बात है? तुम ये बताओ, तुम क्यों रो रही हो? खुद को संभाल कर प्रिंसेस मेंढक को अपनी कहानी बताने लगी। मेरी सुनहरी बॉल जो मेरे डैडी ने मुझे तोहफे में दी थी, वो पानी में गिर गई है। अब मैं उसे कैसे ढूंढूं? मेंढक प्रिंसेस के पैरों की तरफ आया और उसको एक ऑफर दी। मेरी प्यारी शहजादी, मैं जाकर तुम्हारे लिए बॉल लेकर आता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त होगी। प्रिंसेस को कुछ समझ नहीं आया। तो क्या शर्त है? अगर तुम मेरी दोस्ती कबूल करती हो तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे महल में रहूंगा। प्रिंसेस ने इसके बारे में सोचा और उसकी बात मान ली। मेंढक ने पानी में छलांग मारी और पानी के अंदर चला गया। थोड़ी ही देर में मेंढक वो गोल्डन बॉल लेके आ गया और अपने घर वापस जाने लगी। जैसे ही मेंढक ने देखा कि प्रिंसेस वापस जा रही है, मेंढक उसका पीछा करने लगा। मेरी प्यारी शहजादी, मुझे भूल गई तुमने वादा किया था कि मुझे महल में रखोगी। वाह! प्रिंसेस दूर से हंसते हंसते बोली। तुम जैसा अजीब सा मेंढक मुझ जैसी खूबसूरत शहजादी के साथ कैसे रह सकता है? ओए! प्रिंसेस मेंढक को वहीं छोड़ के महल चली गई। शाम के वक्त महाराजा, महारानी और प्रिंसेस खाने पर बैठ गए। जैसे ही वो खाना खाने लगे, दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मेड ने उन्हें बताया कि मेंढक आया है और कहा कि प्रिंसेस ने उसे बुलाया है और वो अंदर आना चाहता है। महाराजा हैरान हुए और अपनी बेटी से कहा, क्या तुम बताना पसंद करोगी कि क्या हो रहा है मेरी बेटी? डैडी। प्रिंसेस ने महाराजा को वो सब बताया जो सुबह हुआ था। अगर तुमने उस मेंढक से वादा ही कर लिया था तो अब तुम्हें वो वादा पूरा करना होगा बेटी। महाराजा ने अपनी मेड को कहा कि वो उसे अंदर आने दें। थोड़ी ही देर में दरवाजा खुला और मेंढक कूदते कूदते अंदर आया और खाने की टेबल के पास आके रुक गया। अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से सब लोगों को, और बादशाह सलामत, आपका तो बेहद शुक्रिया।
मेंढक ने एक छलांग मारी और प्रिंसेस की प्लेट के पास आकर बैठ गया। प्रिंसेस ने नाखुशी के साथ उसको देखा। महाराजा ने मेंढक के लिए एक प्लेट मंगवाई, लेकिन मेंढक ने मना कर दिया। मेरे लिए खाना अलग से मत लगाना, मैं तो शहजादी के साथ ही खाना खाऊंगा। मेंढक प्रिंसेस की प्लेट से खाना शुरू हो गया। प्रिंसेस बहुत अफसरदा थी और वो ये समझ रही थी कि ये मेंढक खाना खाने के बाद यहाँ से चला जाएगा, लेकिन मेंढक का यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं था। जब प्रिंसेस अपने रूम में जाने लगी तो मेंढक उसका पीछा करते करते उसके रूम तक चला गया। वक्त गुजरता गया और मेंढक को नींद आने लगी। मेरी शहजादी, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हारे बेड पे सोने जाऊं। महाराजा को बुरा ना लगने के डर से उसने मेंढक को वहां सोने दिया। मेंढक जल्दी से बेड पर कूदा और सोने के लिए लेट गया। मेंढक को गुस्सा ना दिखाने के लिए प्रिंसेस मेंढक के बराबर में लेट गई और सो गई। सुबह होते ही मेंढक ने प्रिंसेस को जगाया। सुबह बखैर मेरी खूबसूरत शहजादी, मुझे तुमसे कुछ काम है। अगर तुमने कर दिया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मेंढक चला जाएगा ये सुनकर प्रिंसेस बहुत खुश हुई, पर उसने उसे दिखाया नहीं। ठीक है, बोलो अब क्या काम है? मैं चाहता हूँ तुम मुझे किस करो। प्रिंसेस अपने बेड से गुस्से में उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये नामुमकिन है। मेंढक के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह वो आंसू टपकाने लगा। प्रिंसेस ने थोड़ी देर तक सोचा। ओह, एक छोटी सी किस से क्या हो जाएगा, और वैसे भी उसके बाद ये चला जाएगा। और प्रिंसेस ने मेंढक को किस किया। जैसे ही प्रिंसेस ने मेंढक को किस किया, पूरा कमरा रोशनी से भर गया। रोशनी की वजह से प्रिंसेस को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी ही देर में रोशनी खत्म हो गई। प्रिंसेस फिर से देखने लगी, पर इस बार उसको अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हुआ। थोड़ी ही देर पहले जहाँ मेंढक खड़ा था, अब वहाँ एक खूबसूरत सा शहजादा खड़ा है। प्रिंसेस सोच में पड़ गई, ये आखिर हुआ कैसे, और वो मेंढक कहाँ गायब हो गया। तुम कौन हो? अभी तक तो यहाँ एक मेंढक था। मेरी प्यारी शहजादी, मैं बहुत दूर से आया हूँ तुम्हारे पास। मैं एक जादूगरनी के जादू करने की वजह से मेंढक बन गया था, इसीलिए मुझे एक शहजादी के घर में रहना था ताकि वो मुझे किस करे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम ये सब ना करती तो हमेशा मैं एक मेंढक बन के रहता। प्रिंसेस हैरान तो थी, पर बहुत खुश भी थी। वो दोनों महाराजा के पास गए और उनको पूरी कहानी बताई। मेरे ख्याल में ये तुम्हारी जिंदगी का दूसरा सबक है बेटी। हमें किसी को देख के उसके बारे में कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए। महाराजा ने कुछ दिन और शहजादे की मेहमान नवाजी की। प्रिंसेस पूल के पास गई जहां वो पहली बार मिले थे। मेरी शहजादी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी और मेरे महल में रहोगी? प्रिंसेस मुस्कुराई और सर हिला के हाँ करा, और उसी वक्त एक आवाज आई। बेबेब, बेबेब। दोनों ने जहाँ से आवाज आई वहाँ देखा, पूल के नजदीक एक मेंढक था। दोनों ने अपनी सांस रोक ली और उसके बोलने का इंतजार किया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। परेशान ना हो मेंढक, तुम्हें भी एक न एक दिन ऐसी शहजादी जरूर मिलेगी। और वो दोबारा हंसे। थोड़े ही दिनों बाद उन्होंने शादी कर ली और हमेशा खुशी से रहे। कई सालों पहले हमारे घर से कुछ ही दूरी पर एक डार्लिंग फैमिली रहती थी। उनकी फैमिली में 3 बच्चे थे। उनके नाम थे जैन,
माइकल और वेंडी। वेंडी हमेशा अपनी माँ को बताती थी कि किस तरह से पीटर पैन उसके कमरे में बांसुरी बजाता था। माँ हमेशा उससे कहती थी कि ये सब एक वहम है। कमरे में पत्ते भी दिखाई देते थे जो उसे उलझन में डाल देते थे। वेंडी हमेशा से कहती थी कि पत्ते पीटर पैन से गिरते हैं। एक रात जब उसके माँ बाप घर से बाहर गए हुए थे और बच्चों को घर पर अकेला छोड़ा था, जब उन्हें नींद आई वो सारे सो गए। पीटर पैन कमरे में आया और उन पत्तों को ढूंढने लगा जो वो कमरे में छोड़ गया था। उसी वक्त वेंडी जाग गई। पीटर पैन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आप असली हैं ऐसा कोई नहीं मानता। वेंडी ने पत्ते वापस कर दिए जिन्हें वो पीटर के लिए छुपा रही थी। उसे पीटर बहुत पसंद आया। वेंडी, क्या मैं तुम्हें एक अनोखी कहानी सुना सकता हूँ? मुझे नकली कहानी नहीं सुननी है, मैं एक पीटर पैन बनना चाहती हूँ। उसी वक्त पीटर की छोटी दोस्त परी टिंकरबेल खिड़की से अंदर आई। मुझे पता था तुम यहीं मिलोगे। क्या तुम मेरे बिना एक नए सफर की तैयारी कर रहे थे? तुम जानती हो कि तुम्हारे बिना कुछ कर पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। वेंडी ने अपने भाइयों को जगाया। उन्होंने पीटर पैन और टिंकरबेल को हैरानी के साथ देखा। अच्छा, तो तुम उड़ने के लिए तैयार हो? टिंकरबेल ने परों की मिट्टी फेंकी और वो सारे हवा में उड़ने लगे और सबने एक साथ घर छोड़ दिया। बच्चे नेवरलैंड की तरफ जा रहे थे। लंबे सफर के बाद वो नेवरलैंड पहुंचे। जल परियां, जंगली जानवर, पाकिस्तानी समुद्री डाकू और खोए हुए लड़के भी थे। उन सब में सबसे खतरनाक थे कैप्टन हुक। कैप्टन हुक पीटर पैन का दुश्मन था। इसकी वजह ये कि एक बार जब वो लड़ रहे थे, पीटर ने उसका हाथ काटा था और एक बड़े मगरमच्छ ने वो खा लिया था। उसके हाथ के साथ उसने घड़ी भी निगल ली थी और इसीलिए मगरमच्छ हमेशा टिक टॉक आवाजें करता था। इसलिए कैप्टन हुक को हमेशा पता चल जाता था कि मगरमच्छ आसपास है, उसकी टिक टॉक आवाज की वजह से। उसे अपनी दूरबीन से चारों तरफ देखते हुए उसे सामने की पहाड़ी पर पीटर पैन बच्चों के साथ नजर आया। उसने फौरन अपने आदमियों को बम फेंकने का हुक्म दिया। पीटर पैन और बच्चों का बम से निकलना बहुत मुश्किल था। टिंकरबेल, तुम बच्चों को किसी महफूज जगह ले जाओ, मैं हुक को देखता हूँ। टिंकरबेल को वेंडी से बहुत जलन होती थी, इसलिए वो उसे पीटर पैन से दूर रखना चाहती थी। उसने एक बहाना बनाकर उसने वेंडी को पहाड़ी पर छोड़कर जैन और माइकल को वो एक महफूज जगह ले गई। उन तीनों में से एक लड़के ने वेंडी को दूर से देखा और उसे दुश्मन समझकर मार दिया। उसी वक्त पीटर पैन कैप्टन हुक से लड़ रहा था, लेकिन अचानक उसका हाथ खाने वाले मगरमच्छ को देखकर वो डरकर वहां से भाग गया। जब पीटर पैन वापस आ रहा था, तब उसने वेंडी को चट्टानों पर बेहोश पड़ा देखा। वो बहुत परेशान हो गया। खोए हुए लड़कों को बहुत दुख हो रहा था जब उन्हें पता चला कि वेंडी दुश्मन नहीं बल्कि पीटर की दोस्त थी। मैंने बच्चों को तुम्हारे हवाले किया था। टिंकरबेल को भी बहुत दुख हुआ और उसे महसूस हुआ कि उसने बहुत गलत किया है। मुझे माफ कर दो पीटर, दोबारा ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। खोए हुए बच्चों ने वेंडी और उसके भाइयों के लिए बहुत अच्छा घर बनाया। रात में वो सभी पेड़ों के नीचे सोते और वेंडी की कहानियाँ सुनते और पीटर घर के बाहर निगरानी करता था। एक दिन
जब वो चट्टानों पर आराम कर रहे थे, उन्होंने समुद्री डाकू को आते हुए देखा। उन डाकुओं ने पाकिस्तानी शहजादी को अपना गुलाम बना लिया था। पीटर पैन और उसके लड़के उसे बचाने के लिए चले गए। उनके और समुद्री डाकुओं के बीच बहुत लड़ाई हुई। आखिर में उन्होंने बेटी को बचा लिया और उसे समुद्री बादशाह के पास ले गए। उस दिन के बाद पीटर पैन, पाकिस्तानी लोग और खोए हुए लड़के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। इतना ही नहीं, समुद्री बादशाह ने लड़कों की हिफाजत करने के लिए अपने 2 सिपाहियों को पीटर पैन के साथ रहने का हुक्म दिया। बेशक कैप्टन हुक को इस बारे में पता चल चुका था। एक दिन मैं तुम्हें हराऊंगा पीटर पैन, और तुम बच नहीं पाओगे। एक रात जब वेंडी अपने घर वालों की कहानी बताने लगी, तो पीटर को एहसास हुआ कि वो और उसका भाई घर वालों को कितना याद कर रहे हैं। इसलिए उसने कहा कि अगर वो चाहे तो वो वापस जा सकते हैं, पर वो रहना चाहते थे। जब वो लंबे सफर के लिए पैकिंग कर रहे थे, तो समुद्री डाकू ने उन पर हमला किया। पाकिस्तानियों के लिए जाल फैलाकर उन्हें पकड़ने के बाद समुद्री डाकुओं ने लड़कों को पकड़ लिया। पीटर पैन घर पर सो रहा था और लड़कों के साथ क्या हुआ इस बात से अनजान था। कैप्टन हुक ने उसे सोते हुए देख लिया था। वो पीटर पैन के घर का दरवाजा खोल नहीं सका। फिर भी उसने साथ लाया जहर दरवाजे के नीचे डाल दिया, जिसकी वजह से पीटर देर तक सोता रहा। पीटर पैन पूरे दिन सोता रहा और जब वो उठा, टिंकरबेल अंदर आई। जो कुछ भी लड़कों के साथ हुआ उसने बताया। पीटर पैन और टिंकरबेल दोनों लड़कों को बचाने के लिए निकल पड़े। जब वो समुद्री डाकुओं के डेरे पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि पहरेदारी पर कोई समुद्री डाकू नहीं था। जब वो चट्टान की दूसरी तरफ गए तो वहाँ का नजारा देखकर बहुत हैरान हो गए। वेंडी, जैन, माइकल और खोए हुए लड़के सभी खंभों से बंधे हुए थे और कैप्टन हुक हाथ में जलती हुई लकड़ी पकड़ा हुआ था। तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? वेंडी, जो सबसे बड़ी थी, उसने बोलना शुरू किया। मेरे दोस्तों, मेरे आखिरी अल्फाज वही होंगे जो तुम्हारी माओ ने तुम्हें बताए थे। अगर आज वो यहाँ होती तो कहती कि डरने की कोई बात नहीं और बहादुरी से अपनी मौत का सामना करो। बहादुर बनो, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, हमेशा। वेंडी की बात सुनकर कैप्टन हुक को बहुत गुस्सा आया। वो उसे कश्ती पर ले आया और उसे खंबे पर बांध दिया। उसी वक्त पीटर पैन और टिंकरबेल लड़कों को बचाने के लिए वहाँ आ पहुँचे और उसी वक्त पाकिस्तानी समुद्री डाकू भी वहां आ पहुंचे। इससे पीटर पैन बहुत खुश हुआ क्योंकि उनकी मदद से उन्होंने लड़कों को बचा लिया। अब वेंडी को आजाद करवाने का वक्त था। पीटर पैन और लड़के कैप्टन हुक के जहाज पर पहुंचे, जहां कुछ ही समुद्री डाकू बचे हुए थे, और जब उन्हें एहसास हुआ कि वो पिट जाएंगे, वो जहाज से कूद गए। अब तुम्हारे पास बचने के लिए कोई जगह नहीं है, तुम बच नहीं सकते। पीटर पैन और लड़कों ने कैप्टन हुक की तरफ बढ़ना शुरू किया ताकि वो पीछे की तरफ जा सके, और अचानक उसने एक आवाज सुनी। वो आवाज जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। डर के मारे जब कैप्टन ने पीछे मुड़कर देखा तो मगरमच्छ उसका पानी में गिरने का इंतजार कर रही थी। बचाओ! पलक झपकते ही वो कश्ती के दूसरी तरफ भागा और पानी में कूद गया। जितनी जल्दी हो सका उसने तैरना शुरू किया। पीटर पैन और लड़के हंसने लगे। उस वक्त से कैप्टन हुक का जहाज अब लड़कों का था और उनके कैप्टन अब पीटर पैन थे। हम आपके हुक्म के लिए तैयार हैं कैप्टन। चलो चलते हैं। लड़कों ने रस्सियों को उतार दिया और जहाज के बाण खुद ब खुद खुलने लगे। चलो टिंकरबेल, उड़ते हैं इन बच्चों के घर की तरफ।
बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हुए। वेंडी, जैन, माइकल अपने घर वालों के पास जाने वाले थे जिन्हें वो बहुत याद कर रहे थे। टिंकरबेल ने परों की मिट्टी फेंकी। अचानक जहाज हवाई जहाज बना और आसमान में उड़ने लगा। वेंडी घर जाने के लिए और उन्हें पीटर पैन, टिंकरबेल और नेवरलैंड के बारे में बताने के लिए बेचैन थी। उस दिन से नेवरलैंड उनका दूसरा घर था और पीटर पैन उनका सबसे अच्छा दोस्त।